हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 2024 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप जो बहुत ही शानदार है जो कर रहे होंगे। और आपने यहाँ पर भी सारे वीडियो लगभग देख लिए होंगे मॉडल पेपर के। आपके बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी कर दिया और मैंने सभी विषय के मॉडल पेपर यहाँ पर सोल्व करवा रखे हैं। आपको उन सभी की लिंक वीडियो के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। ये आपके सामने कक्षा 8 के गणित का जो आपके 30 मार्च 2024 को गणित का पेपर होगा उसका पेपर आपके सामने है। इस प्रकार का जो पूरा सेम टू सेम आपके पेपर आने वाला है। इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ढंग से इस वीडियो को समझेंगे और आप जो सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे तो आप जो निश्चित रूप से आप 80 में से 80 नंबर ला पाएंगे। तो सभी विषय के आपको इस प्रकार से वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आप जो अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कर देना। इसकी PDF भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपको गणित का कोई भी प्रश्नावली समझनी हो, कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। इस पर आप मुझे मैसेज कर देना। उसका जो फोटो खींचकर कौन सी प्रश्नावली आपको समझनी है, पढ़नी है, या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या फिर इस नंबर पे उसका फोटो खींच के भेज देना। उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के रूप में भेज दिया जाएगा। आइए, आपका जो गणित का पेपर होगा 2024 का 30 मार्च 2024 को, ये आपके गणित का पेपर है और ये 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और ये पेपर आपके जो 80 नंबर का होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है। इसमें आपके 1 से लगाकर 8 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अबसद वाले होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 3/5 इंटू है आपके 5/3। आपको इसका मान ज्ञात करना है कितना है। तो यहाँ अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे संख्या कट रही है, ठीक है। ये 5 से ये वाले 5 कट जाएंगे, ये 3 से ये वाले 3 कट जाएंगे, सब कट गए। इसका मतलब उत्तर कितना बचेगा आपके 1 बचेगा। तो इसका जो सही आंसर वो कितना हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि जिसमें आप जो इनको यहाँ पर गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 या 15 और नीचे भी कितने हो जाएंगे 5 या 15। 15 में 15 का भाग देंगे तो 1 बार आएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से काट के लिख सकते हैं या फिर गुणा करके भाग देंगे तो भी इसका उत्तर 1 ही आएगा। 1 आपके ऑप्शन नंबर सी में उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो गुणा वाली संख्या दे रही है। आपको अगर मान लो भाग वाली संख्या दे दे कि इसका जो भाग करना है, जैसे 3/5 में आपको भाग देना है 5/3 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको भाग को गुणा में बदलना पड़ेगा। तो ये 3/5 तो वैसे वैसे आएंगे, ये जो भाग है वो गुणा में बदल जाएगा। तो ये इंटू में बदलेगा। तो जैसे ही इसको भाग को हम गुणा में लिखेंगे ये वाले नंबर आपस में चेंज हो जाएंगे। ये 3 नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ये ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। फिर आपको वैसे ही गुणा कर लेना है। अंश को अंश से गुणा करना, हर को हर से गुणा कर लेना है। ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 5 को 5 से गुणा करें तो 5 5 25। इसका जो उत्तर है, अगर ये भाग का पूछें तो ये वाला आंसर आएगा आपके। और जोड़ का पूछे तो फिर आपको इसकी जोड़ करके लिख लेनी, लघुत्तम ले लेने। ये जोड़ करेंगे बीच में तो 5 और 3 के एलसीएम लेंगे। ऐसी संख्या लेनी एलसीएम जो 5 और 3 दोनों के पहाड़े में आती हो। तो यहाँ लेंगे हम 15, क्योंकि 5 के पहाड़ में भी 15 आते हैं और 3 के पहाड़ में भी 15 आते हैं। नहीं पता हो तो आप इन दोनों को गुणा करके भी डायरेक्ट लिख लेना, उत्तर आ जाएंगे। 5 का पहाड़ा बोल लेंगे, 15 कितनी बार में आते हैं 3 बार में। फिर 3 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9 प्लस 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 9 और 25 कितने हो जाएंगे 34/15। ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगर आपको माइनस करने के लिए कहे तो फिर आपको प्लस की जगह पे माइनस कर लेना है और 9 में से 25 को घटा लेना और आपके आंसर मिल जाएंगे। इसका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको समीकरण दे रखी है। ये आपके 17 - 6p बराबर में आपके 5 है। यहाँ पे आपको ये 17x है, ठीक है। ये 6x है आपके यहाँ पे, तो इसमें x लिख लेते हैं क्योंकि इसमें x का मान पूछा गया है। ये x है, या तो यहाँ x है या फिर यहाँ पे p है, दोनों में से एक को हम चेंज कर लेते हैं। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो 17 - 6x बराबर 5 है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है तो इसको हम वापस लिखेंगे। ये आएगा आपके 17 - 6x और बराबर में आपका 5। हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए इस -6 को इधर से इधर ले आएंगे और ये प्लस के 5 को बराबर से इधर ले आएंगे। तो बराबर से हम इसके निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस के 5 इधर आएंगे तो 17 - 5 हो जाएगा और ये माइनस का 6 बराबर से इधर आएगा तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। अब 17 में से हम 5 को घटा लेंगे तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे। 12 बराबर 6x।
x का मान ज्ञात करना तो इस 6 का इधर भाग दे देंगे क्योंकि इसके गुणा में 6, तो गुणा का इधर आएगा तो भाग में, तो 12 में 6 का भाग चला जाएगा 2 बार, तो x का मान कितना आएगा इसमें 2 आएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब ये उत्तर सही है गलत है इसको चेक करने के लिए जहाँ पर x है वहाँ पे कितना रख दो इस समीकरण में, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, उसके उत्तर 5 आने चाहिए। तो हम इसको सही चेक भी कर लेते, देखिए उत्तर की जांच कर लेते सही है गलत है। तो 17 माइनस 6 इंटू 2, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, हमें 5 आना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। हल कर लेते हैं इसको, ये 17 के 17 माइनस ये 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे, और इसका उत्तर भी कितना है 5 ही। बस अपना आंसर सही है। आपको गणित में किसी भी सवाल को रटने की ज़रूरत नहीं, उसको समझना है ताकि आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और गणित में तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन के उत्तर मिलाने की याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपके क्वेश्चन में उत्तर दे रखे हैं। अगला प्रश्न आपकी तीसरा, समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योग क्या होता है। आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के जो 2 आसन कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब क्या होता है, इनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री होती है। आपको याद रखना है ये कि समांतर चतुर्भुज के जो 2 आसन कोण होते हैं और समचतुर्भुज के भी जो 2 आसन कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इसका जो उत्तर है वो हम कितना करेंगे, 180 डिग्री कर देंगे। 180 डिग्री और क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग वो आपके 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के जो अंदर के तीनों कोण हैं, इन तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। जबकि ये 360 क्या होता है, किसी भी आकृति के कोई सा भी बहुभुज है, कोई सा भी बहुभुज है, चाहे वो 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला हो, चाहे वो 6 भुजा वाला हो, सभी के बाहर के जो कोण है, बाहर के कोणों का जो योग है वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। इन सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री ही आती है। तो बाहर के कोण सभी के सेम होते हैं, मतलब योग सभी का सेम होता है 360 डिग्री। अंदर वाले जो कोण है वो सभी के लिए अलग अलग होता है, जिसको हम एक सूत्र की सहायता से निकालते हैं, वो है आपका n-2 इंटू 180। अगर किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है तो इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। यहाँ n क्या है, तो n यहाँ पे भुजाओं की संख्या है। त्रिभुज है तो हम 3 लिखेंगे, चतुर्भुज है तो 4 लिखेंगे, पंचभुज है तो 5 लिखेंगे, अष्टभुज है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। जैसे त्रिभुज का 180 होता है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 3 लिख के इसको चेक करते देखें इसके उत्तर आते कि नहीं आते हैं। तो n की जगह लिखेंगे 3 - 2 इंटू 180। अब 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 को गुणा करेंगे 180 से तो कितना आएगा, 180 आएगा। बस ऐसे आपको चतुर्भुज का चेक करना हो तो इनमें n की जगह पे 4 लिख दो। ठीक है, 3 की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 2 को 180 से गुणा करो, 18 दूनी 36 और 1 0 और लगेगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आपको पंचभुज की पता करना है तो 5 लिख दो, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे और 18 को 3 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54। समझ में आ रहा होगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि सभी संख्या का आपके अगर सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है, जितनी भी उसकी भुजा है उससे 2 भुजा कम करके उसको 180 से गुणा कर दो। ठीक है, तो जैसे आपको सप्तभुज का ज्ञात करना है तो फिर आपको 7 में से 2 घटा लो 5, फिर 5 का पारा 18 बार 18 पंजे 90, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर है। तो आपको ये सवाल करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर आता है। तो थोड़ा सा इसमें आसन कोणों के बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, आसन कोण होते क्या। जैसे एक हमारे पास में ये एक समांतर चतुर्भुज है ABC और D, तो इसके कोई भी लगातार 2 कोणों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। इसी को हम कहते हैं 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और जैसे हम उदाहरण के लिए एक तो ये ले लेते हैं कोण A और कोण B। यहाँ पर हम कोण A को और कोण B को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। या फिर हम कोण A और D को जोड़ें, कोण A प्लस कोण D, तो भी इसका उत्तर 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। या कोण C और D को जोड़ें तो भी इसका उत्तर 180 डिग्री, B और C को जोड़े तो भी इसका उत्तर 180 डिग्री, A और B को जोड़े तो भी इसका उत्तर 180 डिग्री ही आता है। तो कोई से भी 2 कोणों को लगातार कोणों को जोड़ते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 180 डिग्री के बराबर आता है। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका जो मान है वो बराबर होता है। आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कोण A, B, C और D, ये कोण A के सामने कोण C है तो ये दोनों बराबर हैं, और कोण B के सामने D है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर आपको ये कोण दे दें, जैसे ये 40 डिग्री, तो आपको पूछे कि ये कोण कितना है, तो ये भी कोण 40 की होगा, या 140 से ये भी 140 ही होगा। ये मान लो 40 डिग्री का तो ये वाला कोण भी 40 डिग्री का ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 169, इसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करना है।
स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपको अगर वर्ग याद है तो आप इसका वर्गमूल भी आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपको सीधा उत्तर आएगा 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो अगर आपको इसका वर्ग याद है, किसका वर्ग है ये, तो ये 12 का वर्ग है। ऐसे ही 169 किसके वर्ग है, ये किसके वर्ग है, 13 के वर्ग है। ठीक है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिर 11 का कितना होता है, तो 11 का होता है 11 × 11 बराबर 121 होता है। 17 का कितना होता है, 289। ठीक है, ये इसका 17 का होता है। और 19 का कितना होता है, 19 का आप कमेंट करके बताना। देखिए 19 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, 19 का वर्ग कितना होता है वो आप कमेंट करके बता देना। आपको और भी किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है जैसे, तो उसका आपको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। जैसे आपको ये वर्गमूल ज्ञात करना है, यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूँ आपको 484। ठीक है, 484 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो या तो आपको याद होगा कि 484 किसके वर्ग है, तो आपको भी याद है, कई सारे स्टूडेंट को उसमें उत्तर याद है। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना आपको यहाँ पे उत्तर कमेंट करके बताते हैं। जैसे मैं आपको कुछ स्टूडेंट के नाम बताता हूँ, वो अपने मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे उन सभी के उत्तर है जो वो कमेंट करके बताते हैं। और आप जो हर वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो उन स्टूडेंट का आपको नाम ज़रूर मिलेगा जिन स्टूडेंट का मैं अभी यहाँ पे नाम लेने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, एक तो है तारिक खान। ठीक है, तारिक खान एक स्टूडेंट है अपना अलवर से। ये अलवर से एक बहुत ही शानदार तैयारी इसकी चल रही है, और इसी प्रकार से तैयारी करेगा तो बहुत ही शानदार इसके नंबर आने वाले हैं। एक तारिक खान अलवर से हैं। एक स्टूडेंट है अपना अजमेर से हैं जिसका नाम है नीलेश वैष्णव। ये भी बहुत ही शानदार कमेंट करता है, नीलेश वैष्णव। ठीक है, इन स्टूडेंट का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनको मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे वीडियो में वो सभी ये अजमेर से हैं, नीलेश वैष्णव। ठीक है, ये अजमेर ज़िले से हैं। और एक स्टूडेंट है चिराग दादीज। ये भी वो स्टूडेंट है, और चिराग दादीज हर जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उन सभी के उत्तर वो आपको हर वीडियो में देखने का मिलेगा। चिराग दादीज ये राजसमंद से हैं। ठीक है, राजसमंद से ये कुछ स्टूडेंट हैं जो हर वीडियो में अपने जो आंसर है वो देते हैं। तो आप भी ये जो कमेंट करके बताना, मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उन सभी के उत्तर, इन तीनों के नाम आपको हर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये बहुत ही शानदार, ये मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उन सभी को ये पूरा भी देखते हैं। तो आप भी ये जो वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको भी पूरा फ़ायदा मिलेगा। और कई सारे ऐसे आपको जो यहाँ पे मॉडल पेपर मिलेंगे जिनकी सहायता से आप जो यहाँ पर अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका उत्तर आप भी कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में आपका भी नाम है जो लिया जाएगा। तो 484 का वर्गमूल अब आपको मैं बताता हूँ कैसे ज्ञात करना है। जैसे तो इसमें कई सारे विद्यार्थियों को तभी याद है, इसका उत्तर कितना आता है, 22 आता है, क्योंकि 22 को 22 से गुणा करते हैं तो 484 होता है। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करने। 4 8 4, इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग करेंगे इसमें तो 242 होगा। फिर 2 का भाग देंगे तो यह आएगा आपके 121। अब आपको पता है कि 121 किसके वर्ग है, 11 के वर्ग है। तो जो संख्या अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो खुद के पहाड़े में ही आती है। अभाज्य संख्या का जो वर्ग होता है उसमें फिर आपको अभाज्य संख्या का ही भाग देना पड़ता है। अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इसके अलावा 23 29, ठीक है, 31 37 41 43 47, ये वो नंबर है जो खुद के पहाड़ में आते हैं। इनका वर्ग करेंगे तो इनके वर्ग में इन्हीं का भाग जाता है। जैसे 13 का वर्ग कितना है, 13 का वर्ग है 169, तो 169 में और किसी का भाग नहीं जाएगा, इसमें 13 का ही भाग जाता है। 121 किसके वर्ग है, 11 के, तो बस इसमें 11 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। जैसे 23 के वर्ग कितने होते हैं, 529, तो 529 में 23 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो आपको ये पता है कि 121 किसके वर्ग है, 11 के, तो अब आपको फिर इसमें 11 का ही भाग देना है और किसी का भाग इसमें नहीं देना है। वो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, फिर 11 में 11 का एक बार जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आई उसके 2 के जोड़े बनेंगे और उसको हम एक बार लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक तो क्या आ रहा है, एक बार तो 2 और एक बार 11, तो एक बार तो 2 आएगा और एक बार 11 आएंगे, तो 2 × 11, 11 दूनी कितने होते हैं, 22। ऐसे आपको वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई, ये तो आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है ये, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, और एक विधि वो होती है जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें किसका भाग दे। ऐसे कई सारी संख्या हैं जो हम उसमें डायरेक्ट इसमें वर्गमूल ये निकाल सकते हैं इस विधि से। तो उस विधि के अलावा जो दूसरी विधि है जिसमें हम इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हो या गुणनखंड नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए फिर दूसरी विधि है, उसका नाम है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि।
अगर आपको ये भाग विधि नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी समझा दूंगा। जैसे मान लो ये संख्या है आपके, यहाँ पर आपकी एक संख्या दे रखी है 841, ठीक है 841। अब 841 के आपको अगर वर्गमूल ज्ञात करने तो फिर आप जो एक एक संख्या को भाग देके देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, जबकि इसको भाग विधि से करोगे तो इसका उत्तर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने में थोड़ा टाइम लगता है और भाग विधि से इसका उत्तर बहुत जल्दी आता है। ऐसी संख्या आपके 529। तो जो भी अभाज्य संख्या का वर्ग है उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि बहुत ही शानदार होती है। तो अगर आपको समझ में नहीं आई भाग विधि तो कमेंट करके बता देना, मैं उसका वीडियो अलग से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 343 का घनमूल ज्ञात करना है। अब 343 अगर आपको घन याद है 1 से लगाकर 10 तक तो घनमूल तो आप आसानी से कर लेंगे। 343 किसका घन है? तो आप सभी को पता है कि 2 का घन कितना होता है? 2 का घन 8 होता है, 1 का घन 1 ही होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। ये घन निकालते कैसे? तो जिसका भी घन ज्ञात करना है उसको 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 2 का घन तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। वैसे आपको 3 का घन ज्ञात करना है तो 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएंगे 27 से। 4 का ज्ञात करना है तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 को 4 से करेंगे 16 चौक 64, बस ये घन आ रहे हैं। 5 का 125 आ जाएगा। ऐसे ही 6 का घन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 216, ठीक है। और 7 का घन करेंगे तो 343। तो आपके ये 343 किसके घन है? ये 7 के हैं, तो उसका घनमूल भी कितना होगा? 7 ही होगा। आपसे पूछे कि 64 का घनमूल कितना होगा? 64 का घनमूल, तो आपको ये चेक करना है कि 64 किसके घन है। तो 64 4 के घन है तो घनमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बस उत्तर लिखेंगे 4। अच्छा, 64 किसके वर्ग हैं? 64 किसके वर्ग हैं ये आप कमेंट करके बताना, यानी कि किन दो एक जैसी संख्याओं को गुणा करने पर 64 आता है, कमेंट करके मुझे बताना इसका उत्तर। इस प्रकार से आपको जो इसका घन और घनमूल याद रखना है। आगे की मैं 2 संख्या छोड़ रहा हूँ आपके लिए, एक तो 8 का घन बताना है और एक आपको 9 का घन बताना है। 8 और 9 का घन कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना है, ठीक है। लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है। कॉस्ट प्राइस और ये आपके हैं सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट आपके ये कॉस्ट प्राइस और माइनस से सेलिंग प्राइस। तो इसमें आपको क्या करना है? लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है। जैसे लागत मूल्य मान लो इसका, लागत मूल्य है इसका 100 रुपये और इसका जो विक्रय मूल्य है वो 80 रुपये है। तो ये जो है 20 वो क्या हो जाएगा? इसकी छूट हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके डिस्काउंट। नेक्स्ट इसका त्रिपदी का उदाहरण बताना है। इसमें त्रिपदी क्या हो जाएगी? तो त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। देखो जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदी है। इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। बाकी ये जो है वो आपका एक पदी है, ये कौन सा है? वो एक पदी है। और ये वाला ये भी आपके द्विपदी, इसमें 2 पद है। और ये भी आपका द्विपदी, इसमें भी आपके 2 पद है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये डी वाला उत्तर करना है। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ये अपने व्हाट्सअप नंबर इसको सेव कर लेना। कोई सा भी सवाल में समस्या हो तो उसका फोटो खींचकर मुझे भेज देना, या फिर आपको कौन सी प्रश्नावली समझनी है कमेंट करके बता देना, या इस नंबर पे फोटो भेज देना। 8वां क्वेश्चन है 5 की घात m भाजक 5 की घात 3 बराबर 5 की घात 5। तो m का मान ज्ञात करना है। आधार समान होने पे घातें क्या होती है? भाग में घट जाती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे a की घात m भाजक a की घात n है, इसको लिखेंगे a की घात m माइनस n। तो ये 5 की घात m है और इस 5 की घात 3 है, तो इसमें क्या करेंगे? 5 की घात m माइनस 3 कर लेंगे और बराबर में कितना आएगा? 5 की घात 5। आधार समान है तो घातें भी सेम होगी, ठीक है। बराबर है तो ये आपके m माइनस 3 बराबर क्या हो गए? 5 हो जाएगा। तो ये m बराबर माइनस के 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो m का मान कितना आएगा? 8 आ जाएगा। आपके 8 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर कमेंट करके बताना। जैसे 2 की घात 5 का जो उत्तर है वो कमेंट करके बताना कितना आएगा। 2 को 5 बार गुणा करना है आपस में और उसका उत्तर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है ये दे रखा है संख्या, ये संख्या आपका कि 3 का गुणा करना है 4x और 3y के साथ में। तो इसका उत्तर दे रखा है आपके 12x और ये आपके 9y। तो ये इसका वितरण हो रहा है, 3 का इसके साथ में क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है। तो इसको वितरण नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसका वितरण नियम कहा जाता है, वितरकता या फिर वितरण नियम कहा जाता है, ठीक है। वितरण नियम, इसका दूसरा नाम है वितरकता, वितरकता,
ठीक है, वितरकता नियम भी इसको कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं अंग्रेजी में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, इसको सोल्व करना है। समीकरण दे रखी है, इसको आपको पूरा सोल्व करके हल करना है। तो इसको हम यहाँ पे साइड में सोल्व कर लेते हैं। इसका हम गुणा करेंगे अंदर, इसका भी गुणा करेंगे अंदर, और इस 4 का भी गुणा करेंगे इसके अंदर, और इसमें से 17 को घटाएंगे। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15Z, यह तो हो जाएगा आपके 15Z, माइनस 5 7 तिया 21, फिर आपके माइनस के 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, तो माइनस के 18Z हो जाएगा। फिर आपके 2 को गुणा करेंगे माइनस के 11 से, तो माइनस माइनस प्लस का 11 दूनी 22 हो जाएगा। और बराबर में कितने चलेंगे आपके ये 4 8 32, तो 32Z, और ये 13 चौक 52 हो जाएंगे, तो माइनस के 52, ठीक है, और ये माइनस के 17 वैसे वैसे ही रहेंगे। अब आपको इनको पक्षांतरण कर देना है, जेड जेड को जोड़ देना है, घटा देना है, और बाकी सबको संख्या को एक तरफ ले लेना है। जैसे ये प्लस का माइनस का 21 और ये प्लस का 22, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा इधर, और इधर कितना है 15 प्लस के, और ये माइनस के 18, तो माइनस के 3 बचेंगे। तो इधर तो होगा आपके माइनस का 3Z और प्लस में 1, और इधर क्या बचेगा आपके ये 32Z, और ये माइनस माइनस दोनों जोड़ेंगे 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो माइनस का 69 हो जाएगा। आपको ज्ञात करना है इसमें Z का मान, तो ये माइनस के 3Z को उधर ले जाएंगे और माइनस के 69 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 69 बराबर 32Z, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 3Z। 69 और 1 कितने हो गए 70, बराबर 32 और 3 35Z हो गए। Z का मान ज्ञात करना, तो 35 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 70/35 बराबर क्या आएगा Z। अब 35 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो Z का मान कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, अगला क्वेश्चन ये है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 8 है। तो ये ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस में 3 नंबर होते हैं, तो ये 3 जो नंबर होते हैं उसको इस रूप में लिखा जाता है 2m, या फिर ये m² - 1, और दूसरी संख्या होती है m² + 1। ये 3 नंबर होते हैं, इसको हम पाइथागोरस त्रिक में लिखा जाता है। अब इन तीनों में से किसका मान किसके बराबर 8 रखने पर हम m का मान जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इससे 2 को रख लेते हैं, 2m = 8 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2m = 8, तो m का मान कितना आ जाएगा, ये 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। m का मान आ गया हमारे पास में, तो अब क्या करेंगे हम m का मान इस पूरे समीकरण में रख लेंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी आपके 2m, पहली संख्या लेंगे हम 2m, यानी कि 2 × 4 बराबर कितना आएगा 8 आ जाएगा। एक संख्या तो 8 आ गई, अब दूसरी संख्या लेनी है आपके, तो दूसरी ये लेंगे, ठीक है, सेकंड वाली m² - 1, तो m का मान कितना है 4 है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर और इसमें से 1 को घटाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या है m² + 1, तो ये हो जाएगा आपका तीसरी संख्या है m² + 1, तो इसमें हम लिखेंगे m का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर + 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो वो तीनों ही संख्या क्या क्या होगी, एक तो आपके 8 आ जाएगी, दूसरी संख्या आपके 15 हो जाएगी, और तीसरी संख्या आपके 17 हो जाएगी। इन तीनों ही नंबर को हम पाइथागोरियन त्रिक में शामिल करते हैं। तो 8 15 और 17 इसमें पाइथागोरियन त्रिक में क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि 8 का वर्ग और 15 का वर्ग दोनों को जोड़ेंगे तो वो 17 के वर्ग के बराबर आएगा। या आप खुद करके भी देख लेना कि 8 का स्क्वायर करना और 15 के स्क्वायर करना और फिर इसका 17 का स्क्वायर करना, तो 17 का जो वर्ग आएगा वो 8 और 15 के वर्ग की जोड़ के बराबर आता है। ऐसा हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 25 छात्रों में से 72 जो प्रतिशत विद्यार्थी हैं वो गणित में अच्छे हैं, तो ये बताना कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, 25 छात्र हैं उसमें से 72% तो गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं वो बताना है, प्रतिशत नहीं बताना है, संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जो 100 है टोटल उसमें से अच्छे कितने 72 है, कितने अच्छे नहीं है, तो अच्छे नहीं का प्रतिशत कितना होगा, अच्छे नहीं, इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 100 माइनस जो अच्छे हैं उनको घटा लेंगे, जो बचेंगे वो हमारे अच्छे नहीं होंगे, जिसका उत्तर होगा आपके 28%। जो टोटल छात्र हैं उनका 28% विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। तो कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं, तो आपको क्या करना है 25 का जो है वो 28% ज्ञात करना है। 25 का 28% वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 25 × 28 और बट्टे में लेंगे हम 100। 25 को हम 100 के 25 को और 100 को काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, फिर 4 के पार से काटेंगे इस 28 और
4 को, तो 4 की पार्ट से 28 कटेगा 7 बार और 4 कटेगा 1 बार। तो फाइनल उत्तर कितना आएंगे इसके 7। 7 छात्र ऐसे हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि एक थैला है जिसमें जो टोटल 200 फल हैं। कितने? 200 फल है, 200 फल हैं, ठीक है, 200 फल हैं। अब फलों में जो 60%, 200 में से 60% ये है आम। क्या है? आम। तो कितने फल है जो आम नहीं है, वो आपको कमेंट करके बताना है। 200 में से 60% आम है, तो कितने फल ऐसे हैं जो आम नहीं है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। देखिए अगला प्रश्न है 13वां, जिसमें आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें आपको सही गलत का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन आपके ये है कि इसमें आपको संख्या दे रखी है। संख्या है कि a की घात m इंटू a की घात n, आधार समान होने पे घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पे घातें जुड़ती हैं। तो a की घात क्या हो जाएगी? वो m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि a की घात m इंटू a की घात n का जो मान है वो होगा आपके a की घात m और उसकी घात n। तो ये नहीं होगा, ये तो ऐसा होता है तब आता है a की घात m और a की घात n। इसका जो उत्तर है, घात की घात जो होती है वो गुणा हो जाती है, ठीक है। वो ये दोनों अगर गुणा में है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो इसका उत्तर आपके गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की घात 0, 17 की घात 0 का मान 17 होता है। गलत है ये। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। इसको याद रखना, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। वो चाहे 1000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, अरब हो, 10 अरब हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 लग रही है, उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा, याद रखना। तो इसका उत्तर आपके ये भी असत्य हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये 7 की घात 4 इंटू 7 की घात -5, इसका जो मान है वो 7 की घात -1। इसको भी हल कर लेते हैं। अगर आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये 7 की घात 4 प्लस माइनस के 5, तो ये हो जाएगा आपका 7 की घात 4 प्लस माइनस -5। तो ये होगा आपके 7 की घात 4 में से 5 की तो माइनस का 1। तो हाँ, ये इसमें आपके सही आ रहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, ये सत्य है, ये आपके सही है। अगला क्वेश्चन आपके 13 की घात -9 और 13 की घात -6, इसमें भाग देना है। इसका उत्तर 13 की घात -3 आएगा। देख लेते हैं। तो 13 की घात, ये भाग में इनके आधार सेम होने पे घातें घट जाती हैं। तो 13 की घात -19, इसमें से घटाना है आपको -6, ये -6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 की घात -19 माइनस माइनस ये +16। अब -19 और +16 -3 बचेंगे, तो 13 की घात -3 बचेगा। ये कह रहे हैं कि 13 की घात -3 है, तो ये भी आपके सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पूरा हल करके फिर ही उत्तर यहाँ पे देना है। अगला क्वेश्चन आपका ये, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। यदि इसकी आसन भुजाएं बराबर हो या आसन कोण बराबर हो, तो ये आपके आसन कोण बराबर होंगे तो ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसमें आपके भरेंगे कोण। नेक्स्ट है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये वाली जो आकृति वो कैसी होती है? वो समचतुर्भुज होती हैं, वो रोम्बस होता है। नेक्स्ट है, एक आयत के सभी अंतःकोणों का योग, एक आयत के सभी अंतःकोणों का जो मान है, सभी का मतलब प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछा है। आयत के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? आयत के जो सभी कोण हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 90 डिग्री का। अच्छा, ऐसी कौन सी आकृति है जिसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है? कमेंट करके बताना मेरे को कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से होता है। एक वर्ग में विकर्ण एक दूसरे से क्या होते हैं? तो वो लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? वो लंबवत होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, आपको मिलान करनी है। इसमें आपको खंड अ को खंड ब से मिलान करनी है। ये आपके -8 -6 माइनस क्या हो जाएगा? +8 से कितने हो गए? 48 जिसमें भी उत्तर आ रहा है वो अपना सही हो जाएगा। इससे मिलान कर लो, इसका उत्तर आपके ये हो जाएगा 48। और m को n से गुणा करें तो mn हो जाएगा। 6 7 42 होते हैं, 6 7 42। तो 42 किस में आ रहा है? आपके ऑप्शन 4 में आ रहे हैं। बाकी a का a से गुणा करें तो a² हो जाएगा और b होगा, तो a² भी इसके साथ में आ जाएगा। -6 का 3 से करेंगे तो -18 हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6 चौक 24y। तो ऐसा किस में आ रहा है? आपके ऑप्शन ए में आ रहा है। फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा। जो बचा हुआ है उसको इससे मिलान कर लेंगे, 18 ये 2 से हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 हो रहे हैं। बस इसका उत्तर आपको ऐसे मिलान कर लेना है। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। 1 से 10 तक संख्याएं अलग अलग पर्चियों में लिखकर एक डिब्बे में से मिलाकर अच्छी तरह से रख दी जाती हैं।
ठीक है, और डिब्बे को बिना देखे एक पर्ची चुनते हैं। तो इसमें एक प्रायिकता ज्ञात करनी है, जब आपको उस 10 में से जो एक पर्ची आएगी उस पर 6 मिले, तो 1 से लगा के 10 तक की गिनती में 6 कितनी बार आते हैं? एक बार ही आते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1, और कुल परिणाम 10 पर्चे हैं तो कुल परिणाम आपके 10 हो जाएंगे। प्रायिकता का आपको सूत्र याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 6 से कम अंक, 6 से कम कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5। ये टोटल कुल परिणाम कितने हो गए अनुकूल? ये हो गए 5, और कुल परिणाम 1 से 10 तक तो 10 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर आएगा आपके 1/2। देखो प्रायिकता में हमेशा ऊपर संख्या छोटी आती है और नीचे संख्या बड़ी आती है, ध्यान रखना। ऊपर छोटी आती है और नीचे बड़ी संख्या आती है। और जो घटना निश्चित हो, पहले से उसका उत्तर रिजल्ट हमें पता हो, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और जो असंभव घटना होती है, असंभव घटना, वो उसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के जेब में जो 10 रुपये का नोट है, किसी व्यक्ति के जेब में 10 रुपये का नोट है, और उसको हम कह रहे हैं, एक ही नोट है 10 रुपये का, और उसको कह रहे हैं तू 5 रुपये का सिक्का निकाल अपनी जेब से। ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि उसकी जेब में ये 10 रुपये का नोट है और वो भी एक ही नोट है। तो ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं, जिसका घटित होना संभव ही नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होती है। नेक्स्ट है 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़े कौन होंगे? 7, 8, 9 और 10। कितने हैं ये? टोटल 4 हैं। तो अनुकूल परिणाम 4 बटे में कुल परिणाम कितने आएंगे? 10। तो 4/10, 2 के पार्ट से काटो 2 बार, और ये 10 कटेंगे 5 बार, तो 2/5 इसका आंसर आएगा। एक अंक की संख्या प्राप्त करना, ठीक है, एक अंक की संख्या। तो एक अंक की कितनी संख्या? ये एक अंक की संख्या है, ठीक है, एक अंक की संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की संख्या कितनी है? वो एक अंक की संख्या 1 से लगा के 9 तक एक अंक की होते हैं, तो वो संख्या हो जाएगी आपके 9, और टोटल आपके 10, ठीक है। तो ये आपके एक अंक की संख्या पूछे 1 से 10 तक की गिनती में, तो 9/10 हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 अंकों की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको कमेंट करके बतानी है। 1 से 10 तक की गिनती में 2 अंकों की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको जो दे रखा है एक भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना। अब ये आपको भाग विधि आ गई, तो इसको मैं आपके यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। तो आइए भाग विधि से हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। भाग विधि में क्या करना होता है? आपको सबसे पहले इस प्रकार का एक फॉर्मेट बनाना होता है। ये आपको यहाँ पे लिख लेना है एक फॉर्मेट, इस प्रकार से ये भाग की लाइन खींचनी है, इस प्रकार का आपको फॉर्मेट तैयार करना होता है, ठीक है। इस प्रकार को आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप संख्या लिखते हैं, यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे, ठीक है, 65 और 61। यहाँ लिखेंगे हम 65 और यहाँ लिख लेंगे हम 61। तो ये 65 लिखा और ये 61 लिखा। फिर आपको क्या करना है? इकाई की ओर से, यूनिट प्लेस की ओर से 2-2 के पेयर बनाने, 2-2 के जोड़े बनाने। तो एक जोड़ा तो 61 का बनेगा और एक जोड़ा आपका 65 का बनेगा। आप इधर से जोड़े नहीं बनाएंगे, उधर से जोड़े बनाते हुए इधर आएंगे। तो पहले हम 61 का बनाएंगे, फिर हम 65 का जोड़ा बनाएंगे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, जो आपका फाइनल उत्तर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और इधर हम एक एक करके भाग करके इसको सही करेंगे। अब आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसको उसी से गुणा करने पर या तो 65 आ जाए या फिर 65 से छोटी संख्या है। 7 को 7 से गुणा करो, 7 7 49, 8 को 8 से गुणा करो, 8 8 64, 9 को 9 से गुणा करो, 9 9 81। इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो जस्ट 65 के पास में है? तो वो आपके उत्तर हो जाएगी 64, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 लेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे, और इसका जो गुणा होगा 8 8 64, वो हम 65 के नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है? ये जो 2 बार 8 है, उसमें से एक 8 को हम ऊपर उत्तर लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे। अब आपको क्या करना है? इन दोनों की तो जोड़ करनी है, 8 और 8 की तो जोड़ करनी है यहाँ पे। तो ये कितने हो जाएंगे? 16। और इधर हम क्या करेंगे? घटाएंगे इसको। तो 65 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 1 ही बचेगा, ठीक है। इधर 0 का कोई मतलब इसमें रहेगा नहीं। अब क्या करना है? ऊपर से उतारना है आपको ये पूरा जोड़ा। अब 61 उतरेंगे पूरा, 61 उतार लिया हमने यहाँ पे। अब जो अंक हम 16 के पास में रखेंगे उसको उसी से गुणा करेंगे। मान लो यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो हम 0 से इसको गुणा करेंगे। जो उत्तर आएगा वो या तो ये संख्या मिल जाएगी या फिर इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। अगर आप 16 के पास में 1 रखेंगे तो उसको 1 से ही गुणा करना है, 16 के पास में 2 रखेंगे तो इसको 2 से ही गुणा करना है। ध्यान रखना है, जो आप लिखते हैं संख्या उसी से गुणा करते। इसका उत्तर 0 0 आ जाएगा, इसका उत्तर 161 आएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 और 1 3। तो किस संख्या को रखने पर आपके 161 आ रहे हैं या 161 से छोटी संख्या आ रही है? तो आपको 1 रखने पर इसका उत्तर क्या आ रहा है? 161 आ रहा है। बस इसको गुणा करके इसके नीचे लिख लेना है 161। इसमें से इसको क्या करना है? घटा लेना है। जब आपकी संख्या इधर खत्म हो जाए तो वापस इनको जोड़ करने की इधर ज़रूरत नहीं है। अब 8 में से 8 तो एक बार लिख ली, अब आपको एक एक भी यहाँ पे लिख लेना है। तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये भाग विधि है, बहुत आसान है। अगर आप इसमें इसको वर्गमूल निकालेंगे तो भाग विधि से बहुत ही आसान से इसका उत्तर आ जाएगा। तो अगर हम 81 को 81 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 6561 आएगा।
जबकि आप एक एक भाग करके देखेंगे तो इसका उत्तर बहुत टाइम लगेगा इसमें। ये भाग विधि आपके सामने, अगर आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आई हो तो भी कमेंट करके बताना। मैं आपको एक अलग वीडियो में इसी विधि को मैं एक अलग अलग और उदाहरण लेके समझा दूंगा। अगला सवाल आपका ये, एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का जो मान है वो 156 है। आपको इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको पहले इसका जो सूत्र है उसकी सहायता से इसको हम ज्ञात करते हैं। तो ये अपने सवाल दे रखा है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का जो मान है वो 156 है। तो हम इसमें सूत्र लिखेंगे, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, इसका सूत्र हम इस यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रत्येक अंतःकोण। तो ये हम इसमें सूत्र में मान लेके इसको हम जल्दी से कर लेंगे। इसका सूत्र होता है, सभी कोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग n-2 × 180, और प्रत्येक का ज्ञात करना है तो फिर इसमें हम n का भाग दे देते हैं। ये इसका प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसका मान लिखेंगे। क्या दे रखा है, प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 156 यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे n-2 × 180, n-2 × 180, और बटे में क्या आएगा, n आएगा। हम इस n को इधर गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 156 n हो जाएगा, और बराबर में ये n-2 × 180 होगा। तो हम इस 180 को यहाँ पे अंदर गुणा कर देंगे, ये आएगा 156 n बराबर 180 को n से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। आपको n का मान ज्ञात करना है, तो इस माइनस के 360 को इधर ले आएंगे और 156 को प्लस वाले को इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा ये। तो हम लिखेंगे इसको वापस, ये ठीक है, ये हो जाएगा आपका 360 बराबर 180 n माइनस में कितना हो जाएगा, 156 n। तो आपको 180 में से 156 को घटा लेना है, बराबर में क्या चलेगा, 360, ये n का n ही आएगा। ठीक है, 10 में से 6 गए तो यहाँ पे बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 7, तो 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, तो 24 n बचेगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, 24 का इसमें 360 में भाग दे देना है, तो ये भाग में आ जाएगा, गुणा में है तो 360 में भाग देंगे 24 का, 360 बटे 24, इसको हम काटेंगे 12 के पारे से। देखो 12 के पारे में दोनों संख्या थी, 12 × 36 और 12 दूनी 24, तो इसका उत्तर 30/2 है। अब 30 को और 2 को काट देंगे तो इसका जो उत्तर है वो n बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। समझ में नहीं आया है तो इसको आप वीडियो को वापस पीछे ले जाकर देखेंगे एक बार और, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके ये कि 19वां क्वेश्चन है कि रघु ने एक 6,250 रुपये में एक अलमारी खरीदी, फिर इसका जो मरम्मत पर खर्चा किया 375 रुपये का। ये मरम्मत का खर्च करने के बाद में फिर अलमारी को 6,890 रुपये में बेची, तो फिर इसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसने इतने रुपये में तो उसको खरीदा, फिर इसका और मरम्मत करवाई तो ये भी इसका खर्चा ही है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तभी जाके उसका कुल क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य आएगा, और फिर ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये देखेंगे क्रय मूल्य ज़्यादा या विक्रय मूल्य ज़्यादा, फिर बाद में इसको हम लाभ या हानि ज्ञात करके उसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है इसका, खरीदा कितने में, तो ये तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, अलमारी का क्रय मूल्य, अलमारी का क्रय मूल्य ये हो जाएगा। देखो क्रय मूल्य कितना है, वो है इसने खरीदा इसको 6,250 रुपये में, और मरम्मत का खर्च कितना है, मरम्मत का जो खर्च आया वो भी हम लिख लेते हैं इसमें, मरम्मत का खर्च। ठीक है, ये मरम्मत का खर्च आया इसके 375 रुपये का, और इसने इसको इसकी जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी जाके इसका पता चलेगा इसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो इसका अलमारी का वास्तविक क्रय मूल्य, अलमारी का वास्तविक क्रय मूल्य, ठीक है, वास्तविक क्रय मूल्य निकालेंगे, तो उसके लिए हम दोनों को जोड़ करेंगे। ये 6,250 प्लस इसमें मरम्मत का भी जोड़ेंगे 375, तो बराबर कितना आएगा, ये 5 और 0 5 आ जाएगा, और 5 और 7 12 के 2 हासिल का 1, और ये आएगा आपके 6, 3 और 3 6, और ये 6,000। तो 6,225 रुपये में उसने खरीदी। ठीक है, और फिर आपको देख लेना है इसने कितने में बेची, तो बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। तो अलमारी का जो विक्रय मूल्य है, अलमारी का विक्रय मूल्य वो कितना है आपका, विक्रय मूल्य कितने में बेची, तो 6,890 रुपये में बेची, 6,890 रुपये में बेची। अब इसको आपको यहाँ पे तुलना करनी है कि इसको 6,800 ज़्यादा है
और 6,600 कम में, मतलब इसने कम में तो खरीदी और उसने ज़्यादा में बेची। इसका मतलब क्या हुआ, उसको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो क्रय मूल्य है वो इसमें कम है और इसका जो विक्रय मूल्य वो ज़्यादा है, तो उसको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, उसको लाभ होगा। अब लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, तो जितने में बेची उतने में से हम घटा लेंगे जितने में उसने खरीदी, जितना उसका खर्चा है टोटल मिला के, तो हम इसमें लाभ निकालेंगे। तो लाभ कितना हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे हम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, वो है आपके 6,625 रुपये, और क्रय मूल्य कितना हुआ इसका, 1 मिनट रुको, इसका जो विक्रय मूल्य है वो 6,890 रुपये, 6,890 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना हुआ 6,625 रुपये। ठीक है, अब आपको इसका लाभ ज्ञात कर लेना है। तो लाभ कितना हो जाएगा, ये 0 में से 5 नहीं जाएंगे, उधार लेंगे, 5 में से 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 8 बचेंगे, 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ पे 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 2, और 6 में से 6 गए तो 0, 265 रुपये का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे ज्ञात करते हैं, तो क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। तो लाभ कितने का हुआ, 265 रुपये का, और इसने खरीदा कितने में, तो ये खरीदा आपने 6,625 में, तो 6,625 में इसने खरीदा, और इसको गुणा करेंगे 100 से। फिर आपको इसको काट के लिख लेना है, 5 के पार से काट देते हैं इसको, तो 5 के पार से इसको काटेंगे, या फिर इसको 5 के पार से काट लेते हैं। ये कटेगा 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, फिर ये 5 के पार से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा आपके 5 पंजे 25। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे 25 के पार से, इसको काटेंगे 25 के पार से, इसको काट देंगे। तो 25 के पार से ये कटेगा 25 चौक 100, और ये कटेगा आपके 25 चौक 100। ठीक है, फिर बचेंगे, अच्छा 25 पंजे 125, 125। ठीक है, 132 में से 125 को घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 7, ऊपर से उतरने के पास 75 हो जाएगा, फिर 25 तिया 75, तो ये 53 बार कट जाएगा ये। ठीक है, ये 4 के पार से 53 बार कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास में, ये बचा आपके 53 बटे 53 इंटू 4, तो 53 को 53 से काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपके 4%। तो कितने प्रतिशत की उसको लाभ हुआ, 4% का उसको लाभ हुआ। उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो सवाल है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को वापस बैक करके इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए इसका जो अगला सवाल है वो देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका 20वां ये कि एक छात्रावास में 100 छात्र हैं, भोजन की जो व्यवस्था है वो 20 दिनों के लिए, यदि 25 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो ये भोजन की व्यवस्था कितने दिनों तक चलेगी। ये इसका उल्टा संबंध है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन की संख्या, दिनों की व्यवस्था कम हो जाएगी। अगर विद्यार्थियों की संख्या कम पड़ जाएगी तो भोजन की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा दिनों तक हो जाएगी। तो इसका जो संबंध है वो उल्टा संबंध है, इसको हम प्रतिलोम संबंध कहते हैं। ठीक है, या इसको प्रतिलोम संबंध इसको कहा जाता है। तो इसको एक सारणी के द्वारा हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाएंगे तो ये थोड़ा सा आप जो इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है, इसकी हम पहले तो सारणी बना लेते हैं। सारणी बनानी है, इस सारणी में क्या करना है आपको, पहले तो लिखनी है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसमें, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये तो हो जाएगी आपके छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। और फिर इसमें आपके भोजन व्यवस्था, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, ये दोनों लिखेंगे। देखो इसको 2 भागों में बांट लेना है। जब छात्रों की संख्या 100 है तो अपना भोजन कितने दिनों तक चलेगा, 20 दिनों तक चलेगा। अब इसमें 25 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं, 100 तो पहले से थे और 25 और आ गए, कुल कितने हो गए, अब 125 हो गए। तो ये कितने दिन चलेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें नहीं पता है, तो इसको मान लेंगे x मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको, x मान लेंगे, कुछ भी मान लो, x y जो भी अपनी मन पर है वो मान लो। फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना, ये तो हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये जो संबंध है वो आपका प्रतिलोम संबंध है। संबंध कैसा है, ये छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या का जो संबंध है वो प्रतिलोम संबंध है, प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध है तो इसको हम x1 x2 को तो सही लिखेंगे,
लेकिन y1 y2 को उल्टा लिखेंगे। जैसे ये आ जाएगा आपके x1 बटा x2, इसको तो सही लिखेंगे और y1 y2 को उल्टा लिखेंगे, प्रतिलोम में उल्टा लिखा जाता है। तो y2 ऊपर लिखेंगे और y1 नीचे लिखेंगे। फिर इसका जो मान है वो इसमें लिख लो, ठीक है। x1 का मान कितना है, x1 का मान है आपके 100, x2 का मान कितना है वो आपके 125 और y2 कितना है, y2 हमारे पास में x और y1 कितना है ये आपके 20 है। फिर इसमें x का मान ज्ञात करना है तो इस 20 को इधर गुणा कर दो और x का मान आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा ये आपके x बराबर 100 इंटू 20 और बट्टे में आएगा 125। इसको हम 25 के बार से काट देते हैं, 25 के बार से काटेंगे ये 5 बार कटेगा और ये कटेगा आपके 4 बार। फिर 5 के बार से कटेगा 5 एक बार और 20 कटेंगे 4 बार। तो बचेंगी संख्या x बराबर 4 इंटू 4, तो 4 का 4 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, 16 दिन ही चलेगा। पहले 20 दिन चल रहा था जब 100 विद्यार्थी थे और एक 25 विद्यार्थी और आ गए तो अब भोजन की जो दिनों की संख्या है वो कम हो जाएगी क्योंकि विद्यार्थी बढ़ गए। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 दिन चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख लेना इसके जो भोजन है वो 125 विद्यार्थियों का जो भोजन है वो अब 16 दिन ही चलेगा। अगला सवाल सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको समीकरण को हल करना है, फिर इसके उत्तर की जाँच भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से इसमें आपको समीकरण को हल करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं वापस। तो समीकरण है अपने पास में ये 15 कोष्टक y-4 प्लस 5 कोष्टक y+6 और बराबर में हमारा 2 कोष्टक y-9। यहाँ पर इस 15 का 5 का और 2 का अंदर गुणा करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो आइए गुणा कर लेते हैं इसको। 15 का y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15y, ये कितना हो जाएगा 15y। 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा, प्लस 5 का y से करें तो ये 5y हो जाएगा, प्लस 5 का 6 से करें तो 5 छंग 30 हो जाएगा, बराबर 2 का y से गुणा करें तो 2y हो जाएगा, 2 का 9 से करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे इन सबको संख्या को एक तरफ ले जाओ और y को एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 5y, 15y माइनस 5y, सॉरी प्लस के 5y, 15y प्लस 5y और ये प्लस के 2y इधर आ जाएंगे तो ये माइनस के 2y हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा इधर, ये माइनस के 60 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और ये प्लस के 30 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो इनको भी लिख लेते हैं, 60 माइनस 30 और माइनस के 18 पहले सही है। इसको हल कर लेते हैं, तो 15 और 5 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 20y, इसमें से 2y को घटा लेंगे, बराबर में ये 60 है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और 18 48 हो जाएगा ये। अब इसमें से इसको घटा लो तो कितने बचेंगे, ये 20 में से 2 गए तो 18y बचेगा, ठीक है। और ये आपको इनमें से घटा लेना है, तो इसमें से 60 में से घटा लेते हैं 48 को, तो 10 में से 0 में से 8 नहीं जाए तो उधार लेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, 5 में से 4 गए तो 1, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 12/18। 12 और 18 को काट दो, 6 के बार से काटो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो y का मान कितना आया 2/3 है। बस इसका उत्तर आपको इस प्रकार से ज्ञात कर लेना है। अगला जो सवाल है इसमें आपको बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है x² + 16x + 64, इसको हम हल करते हैं। तो ये लेते हैं हम x² + x² और प्लस में हमारा ये हो जाएगा x² और प्लस में 16x और ये अपने प्लस के 64। इसमें इस 64 के टुकड़े करने जिनको जोड़े घटाए तो ये 16 आ जाए, तो 8 8 64 होते हैं, 8 8 64 तो 8 और 8 16 हो जाएंगे। तो x² + 8x + 8x और प्लस में 64। फिर इसमें से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा अपना x कॉमन आ जाएगा, तो x + 8 और इधर भी हम कॉमन निकालेंगे तो यही संख्या सेम आनी चाहिए, तो प्लस के 8 ही कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा आपका x + 8। ये तो x + 8 दो बार, इसको एक बार लिखेंगे x + 8, और जो कोष्टक के बाहर है x + 8 इसको भी कोष्टक में बंद कर लेंगे। बस यही अपना क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, m² - m की घात 4 - 256। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे m की घात 4 - 256। तो m की घात 4 को लिख सकते हैं, m की घात 2 और उसकी घात वापस 2। ये जो 256 है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 की घात 2, ये 16 के वर्ग है। अब आपका जो सवाल है वो इस रूप में है a² - b², तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस में, एक प्लस b और दूसरा आएगा a - b। तो m का मान, a का मान कितना है m² है, तो m² + 16 और दूसरा हो जाएगा आपका m² - 16।
इसका तो कोई सूत्र नहीं, लेकिन इसको हम वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। तो ये तो वैसे वैसे आएगा एम स्क्वायर प्लस 16 ही, लेकिन ये जो एम स्क्वायर है और माइनस में 16, तो 16 को लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर, ऐसे इसको हम लिख लेंगे। तो इसको वापस ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख लेंगे। तो एम स्क्वायर प्लस 16 ये तो वैसे वैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका एम प्लस 4 और एम माइनस 4। बस ये इसका ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका, इसमें दे रखा आपको कि 6p स्क्वायर माइनस क्यू और इधर है आपका 2pq माइनस 3p। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 3p को इसके साथ में ले लेंगे और ये 2p है ये इसके साथ में ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपकी, इसमें इसको वापस लिख देते हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल है ये सवाल 6p स्क्वायर, इसको मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। तो प्लस में 3p और प्लस में 2pq और माइनस में है q। बस इसमें से आपको कॉमन निकालना है। एक तो आपके इसमें से कॉमन है 6 कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, एक p कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा आपका p प्लस इसमें से 1 बच जाएगा। सेम वैसे वैसे इसमें से आपको कॉमन निकालना है। इसमें 2 बचेंगे, ठीक है, 2p। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो आपके p कॉमन आएगा, फिर q प्लस का q कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपके 2p प्लस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3p और 3p प्लस q और एक दूसरा हो जाएगा आपका 2p प्लस 1। ये इसका जो फाइनल उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 12y और प्लस में 11। तो 11 एकम 11 ये हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस के 11y और माइनस का 1y और प्लस में 11। इसमें से कॉमन निकालेंगे हम, y को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका y माइनस 11। इसमें से कॉमन आएगा आपका माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा आपका y माइनस 11। y माइनस 11 2 बार, इसको एक बार लिखेंगे और y माइनस 1 इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे। ये अपना क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। अगला सवाल आपके ये कि एक घनाभ का आयाम दे रखा है 60, 54 और इसमें आपके 30। तो इसमें घनाभ में 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, घनाभ के आयतन में इस छोटे घन के आयतन का भाग देना है, आपके आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इस घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी है, घनाभ की लंबाई तो दे रखी है आपको, इसमें लंबाई बराबर है 60 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपके 54 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई वो दे रखी है आपको, ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। और एक और क्या दे रखा है इसमें, एक दे रखा आपको घन। तो घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा दे रखी है, वो बराबर कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई का मान है 60 इंटू चौड़ाई 54 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है आपके 30। आपको इसको गुणा नहीं करना है क्योंकि अभी भाग करना तो आपस में कट जाएंगे। फिर हम घन का भी आयतन ज्ञात कर लेते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा, भुजा को 3 बार भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6। आपको ज्ञात करना है कि कितने छोटे घन रख सकते हैं। तो घन की संख्या ज्ञात करनी है, घनों की संख्या। इसके लिए क्या करना है, बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग देना है। बड़ा क्या, इसमें घनाभ है तो घनाभ का आयतन में, घनाभ का आयतन इसमें आपको भाग देना है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। तो घनाभ के आयतन में भाग देंगे एक घन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है, 60 इंटू 54 इंटू 30, 60 इंटू 54 इंटू 30। और घन का आयतन कितना है, 6 इंटू 6। ये सारे 6 के पार से कट जाएंगे अभी, 6 कम 6, ये 60 कटेगा 10 बार, 6 कम 6 और 54 कटेंगे 9 बार, 6 कम 6 ये 30 कटेंगे 5 बार। बस 10, 9, 5 को गुणा करना है, 10 इंटू 9 इंटू 5। तो 9 पंजे कितने होते हैं, 45। तो 45 को 10 से गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा आपके 450 घन। तो फाइनल उत्तर कितना लिखेंगे इसका, 450 घन लिखेंगे इसका। इस प्रकार से इसका आंसर निकाल लें। अगला सवाल है फिर आपके ये कि उस बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। तो इसको भी
तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी और त्रिज्या दे रखी है। तो बेलन की जो दे रखी है त्रिज्या उसको हम लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या। और बेलन की त्रिज्या को लिखते हैं हम आर से, स्मॉल आर बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दे रखा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 968। और इसमें आपको ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको बेलन का जो दे रखा है मान, क्षेत्रफल दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो इसमें लिखेंगे हम ये, अच्छा ये टोटल सरफेस एरिया है, तो ये इसका सूत्र लिखेंगे 2πr कोष्टक h प्लस आर, ये इसका सूत्र होता है। इसमें हम लिखेंगे बराबर में 968, आर का मान कितना लिखना है, 7 लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, और कोष्टक में अपना ये h प्लस आर का मान 7 बराबर 968। बस इसको आगे सोल्व कर लेना है, 7 से 7 कट जाएगा और 2 को 22 से गुणा करें तो 44 आएगा। और बराबर में आपका है h, ये प्लस में है आपके गुणा में इसके h प्लस 7 और बराबर में 968। पहले इस 44 को हटाएंगे इधर से तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो h प्लस 7 बराबर आएगा आपके 968 और बट्टे में आ जाएगा ये 44। इसको हम काट देंगे यहाँ पे 44 के पारे से, तो ये कटेगा ये 44 से कम 44, 44 दूनी 88, फिर एक बार और कटेगा ये 8 बचेंगे तो 88 हो जाएगा, तो 22 बार कटेगा ये, ठीक है। तो 44 के पारे से मैंने इसको डायरेक्ट काटा, तो h प्लस 7 बराबर कितना बचा 22, तो ये h बराबर कितना हो जाएगा 22, और प्लस ये प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे, तो 22 में से 7 को घटाएंगे तो h बराबर बचेगा आपके 15 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। आप इसको 2 के पारे से भी काट सकते, छोटे छोटे पारे से भी काट सकते, मेरे को इसमें पता था इसलिए मैंने इसको 44 के पारे से डायरेक्ट 22 बार काट दिया। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, इसमें आपको एक ग्राफ बनाना है। तो इससे पहले आप चैनल को ये सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी जो PDF है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, साथ ही अपना जो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। और पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करके उन सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसका जो पहले वाला मॉडल पेपर है उसका भी लिंक आपको इस यहाँ पे एंड स्क्रीन में आगे दिख जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो इसमें हल कर लेते हैं। इसमें आपको ग्राफ बना, तो इसका जो ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो इसको यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष के रूप में लिखना है। x अक्ष पर हम ये वाली आड़ी लाइन है, ये टाइम वाली, इसको हम 1-1 घंटे के रूप में है। तो और ये इसकी जो दूरी है वो किलोमीटर में है। 30-30 का इसमें गैप है, देखो 30, 60, 90, 120, तो इसमें हम 30-30 का गैप ले लेंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे खींचेंगे एक खड़ी लाइन, ठीक है, और एक खींचेंगे हम इसमें आड़ी लाइन। वैसे ये ग्राफ में आपको दे रखा होगा, वहाँ पर आपको लिखना है, ये आपको x अक्ष है और ये आपकी y अक्ष है। यहाँ पर 1-1 घंटा लेना है, 1, 2, 3 और 4, ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इधर आएगा आपके 30, ये आपके 60, यहाँ पे आ जाएंगे 90 और ये आएगा आपके 120। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है 30 किलोमीटर, यहाँ आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर। 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90 और 4 घंटे में 120 चल रहा है। इन सभी को मिलान करेंगे तो ये आपकी एक सीधी लाइन बनाएगा, ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन बनेगी और ये आपके इस मूल बिंदु से होके गुजर रही है। तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। फिर आपको इसका एक पैमाना लिखना है। पैमाना आप यहाँ लिखेंगे, पैमाना सबसे पहले लिखेंगे x अक्ष पर, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है 1 घंटा ले रहे हैं। इसमें 1-1 घंटे का गैप है तो 1 घंटा ले लेंगे। और y अक्ष पे कितने का गैप है 30-30 का, तो y अक्ष पर लिखेंगे हम, y अक्ष पर, ठीक है, एक बड़ा खाना बराबर लेंगे कितने किलोमीटर 30 किलोमीटर। फिर आपको एक प्रश्न पूछा गया है, अजीत द्वारा 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय कितना है। तो 75 किलोमीटर इधर तो आ जाएगा आपका दूरी और इधर आएगा ये समय। तो 75 किलोमीटर यानी कि आपके 60 और 90 के बीच में होगा। तो ये कहाँ से चलेगा, ये 1 और 2 के इधर बीच में आ जाएगा, तो 1.5 घंटा लगेगा इसमें। और 3.5 घंटे में ये यहाँ पर आएगा, ये तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और 120 के बीच में। तो 90 और 120 के बीच में इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 210, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके 105 किलोमीटर, ठीक है, ये आएगा आपके 105 किलोमीटर। इसमें कितना है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। तो ऐसे आपको जो पूरा ग्राफ है वो बना लेना है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा और इसकी पूरी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी।
और इससे पहले मैंने जो पेपर अपलोड कर रखा है उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहाँ पर भी इसकी जो लिंक है वो आपको शेयर कर दी जाएगी। ये सारे पेपर की PDF आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्लिक करके सारे जो मैसेज वो हमें भेज सकते हैं, उसका फोटो खींचकर, ताकि उसका जो सॉल्यूशन आपको सबसे पहले भेजा जा सके। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी बाकी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इससे पहले जो आपने बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो तो जारी कर दिया है, तो वो तो देख लिया होगा। ये पूरा मॉडल पेपर ये पूरा मैंने सोल्व करवा रखा है। इसके अलावा आपका हिंदी का, विज्ञान का, गणित का और सामाजिक, संस्कृत, सभी आपके 6 विषय के जो पेपर हैं वो सोल्व करवा रखे हैं। सभी की लिंक आपको या तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, या फिर आप जो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहाँ पर इसकी उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।